अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये आपके सामने एक मैंने अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सा सवाल है, ज़रा ये रखा है। फिर उसके बाद सर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं आज डेप्रिसिएशन का। लिखा हुआ है एटो इलेक्ट्रिकल हैड द फॉलोइंग नॉन करंट एसेट्स ऑन 31 मार्च 2013। ज़रा जो सवाल आते हैं उनमें से ज़रा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है सर। ज़रा इसकी ईयर की हेडिंग डाल दीजिए, मई जून 2015, पेपर 22, क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका ईयर है सर, मई जून 2015, paper 22, question number 2. A Electrical had the following current assets on 31st March 2013. Premises उसकी कॉस्ट गिवन है सर यहाँ पे 50,000, नेटबुक वैल्यू गिवन है सर उसकी 48,000। ये प्रेमिसेस है। फिर मोटर व्हीकल है, फिर मोटर व्हीकल की सर आपके पास कॉस्ट गिवन है 16,000 और उसकी नेटबुक वैल्यू गिवन है ये। कंप्यूटर की आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है सर 6,000। जस्ट टू मेक श्योर यू नो दिस, मुझे पता है आपको आता है, फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए भी लिख रहा हूँ। सर अगर नेटबुक वैल्यू और कॉस्ट गिवन है तो पीएफडी निकाल सकते हैं? यस सर। अगर मैं कॉस्ट में से नेटबुक वैल्यू को माइनस कर दूं तो पहले वाले का पीएफडी कितना आएगा? 2,000। सर अगर मैं कॉस्ट में से पीएफडी निकाल दूं तो दूसरे वाले का पीएफडी कितना आएगा सर? 4,000। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये मैंने जस्ट अपनी आसानी के लिए लिखा है, यानी एग्जाम में मुझे मिला और मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ मेंशन किया। लिखा हुआ है ए इलेक्ट्रिकल हैज द फॉलोइंग डेप्रिसिएशन पॉलिसी। Premises are depreciated at the rate of 2% per annum using straight line method. Premises जो है वो 2% per annum straight line method पे अप्लाई करता है। तो इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड का हो गया सर फॉर्मूला कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर देंगे सर? रेट। मोटर व्हीकल आर डेप्रिशिएटेड 20% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब है सर आप पहले कॉस्ट में से क्या माइनस कर देंगे? पीएफडी, और फिर उसको अप्लाई करेंगे किसके ऊपर? फिर उसको अप्लाई करेंगे आप किसके ऊपर? रेट के ऊपर। ये सब मैं आपको कराता हूँ भी लिख के। Depreciation are depreciated by revaluation. Computers are depreciated by revaluation method. आपको इस पे revaluation method, loose tools वाला method apply करना है। A full year depreciation is charged on non-current asset at the end of the financial year. Additional information ये given है आपके पास। लिखा हुआ आगे there were no purchases or sales of non-current assets during the year ended 31st March 2014. 2014 के आखिर तक आपने कोई भी परचेज या कोई भी डिस्पोजल आपने नहीं किया। The following purchases of non-current assets were made during the year ended 31st March 2015. तो 13 का डाटा गिवन है, एक साल बगैर किसी चेंज के गुजरा सब, और 2015 में फिर आपने ये खरीदा। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन। एक पार्ट वो है जिसमें कुछ नहीं हुआ और एक पार्ट वो है जिसमें आपने नई मशीनरी बाई की है। 30,000 की है सर, 9,000 की है आपने, 3,200 का आपके पास रिवैल्यूएशन आ गया। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूटर्स आर रीवैल्यूड। आपने जो कंप्यूटर रिवैल्यू किया पहले साल के आखिर में 4,200 का किया, दूसरे साल के आखिर में 6,000 के किया। एक तो ये अच्छी बात है, इस क्वेश्चन में तीनों मेथड्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं और एक अच्छी आपको एक रिवीजन भी मिल जाएगा उसका। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सर पहला पार्ट मेरे साथ साथ कीजिएगा सॉल्व। ए पार्ट लिखें मेरे साथ साथ, दोबारा से स्टार्ट कीजिए। दोबारा बताइए। मई जून 2015, पेपर 22। अब सर इसकी सबसे पहली लाइन इसमें क्या एडजस्ट होगी सर? सबसे पहले आप लिखेंगे आगे इसके अंदर स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ spreading the value of non-current assets over its useful life except लैंड। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर आपको फुल 2 मार्क्स नहीं देगा। आपने लैंड छोड़ दिया, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। रिमेंबर दिस, मैं बार बार ना ये बात बोल रहा हूँ कि आपने इसको कंप्लीट लिखना है। अगर आप इसको फुल नहीं लिखेंगे एग्जामिनर आपको इसके फुल मार्क्स नहीं देगा। नंबर 2, स्टेट वन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सर, कॉज की बात करें तो वेयर एंड टेयर है, कॉज की बात करें तो ऑब्सोलेंस, कॉज की बात करें तो सर एनवायरमेंटल फैक्टर पुराना हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, ऑब्सोलेंस पे आ गई बात, आउटडेशन जिसको कहते हैं। लेकिन अगर वो रीजंस की बात करें तो ये नहीं लिख सकते, रीजंस में लिखेंगे प्रूडेंस और मैचिंग प्रिंसिपल। याद रखिएगा ये बात, खुद ही अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सर मेरे हिसाब से आपके 2 आ जाएंगे, यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, ये क्लास आपने 10 दफ़ा हुई है। कल मैं देख रहा था, कल मैंने लेक्चर्स अपलोड किए तो 11 क्लासेस अपलोड हुई हैं डेप्रिसिएशन की। तो 11 में से अगर आपने 5 भी लिए तो ये आता होगा आपको। ये हर क्लास में यही बात रिपीट हुई है। आप आ जाएं सर, ज़रा थोड़ा सा ना क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ये पार्ट इसने आपसे फिल करवाना है।
सर क्वेश्चन में ना आपको ये टेबल गिवन है, लिखा हुआ है कंप्लीट द टेबल टू शो द डेप्रिसिएशन चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर 31st March 2014 एंड 31st March 2015। ये पार्ट सबसे अच्छे से वो बच्चा कर लेगा जिसको जहन में एक चीज क्लियर है, वो ये सुने, जिसको क्लियर है मैं बोल रहा हूँ। देखिए आपको क्लियर है क्या? ये सर लिखा हुआ है आपके पास कि जो प्रेमिसेस है उस पर आपको डेप्रिशिएट करना है 2%, खुद ही अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिएगा 2%। और सर लिखा हुआ उसकी कॉस्ट कितनी है सर पहले साल 50,000। अगर मैं सही हूं तो सर मैं यहाँ लिखूंगा कि 50,000 के ऊपर सर आप कितने परसेंट चार्ज करेंगे? 2%, राइट। एक साल का आंसर आया। फिर आपने प्रेमिसेस बाय कर लिया, बाय किया ना प्रेमिसेस। जब सर मैंने प्रेमिसेस बाय कर लिया तो जवाब दीजिए, जब मैंने प्रेमिसेस बाय किया तो 30,000 इसकी वैल्यू आ गई नए ऐड होके। चाहे ऐड हो या ना हो, स्ट्रेट लाइन मेथड तो किस पे अप्लाई होता है? कॉस्ट पे। पहले साल की वर्किंग क्या होगी? पहले साल की वर्किंग आप प्रेमिसेस की करेंगे, 50,000 के ऊपर आप कितने परसेंट चार्ज करेंगे? बोले 2%। वेरी गुड। और सर इसका आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है? 1,000 सर इसका आंसर आ रहा है। ये एक साल की आपकी डेप्रिसिएशन आ गई, राइट हो गया ना? ये एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई। मैंने यहाँ लिखा सर पहले साल की डेप्रिसिएशन तो आपके पास कितनी आ गई? 1,000। अभी मत फिलअप करो, आज रुक जाओ। वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से निकालेंगे ना, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट से निकालेंगे। सारे क्वेश्चन पढ़ ले भाई, पढ़ लो। जहां मैंने एरो बनाया वो देखो, लिख के दिया है उसने। अच्छा अब यहाँ देखें सर, ये आ गया आपके पास ईयर 1, लेकिन ईयर 2 में कमाल हुआ सर। ईयर 2 में पहले आपके पास 50,000 मौजूद था, प्लस आपने इसके अंदर क्या कर दिया? 30,000। तो टोटल आपके पास कितना बन गया सर? 80,000। 80,000 पे सर आप अप्लाई कितने परसेंट करेंगे सर? 2%। सर आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है आपका? 80,000 का 2%, 1600। नेक्स्ट ईयर का आंसर आ गया 1600। अब बच्चे ने यहाँ लिखा और उसके हाथ कांप गए। मैं बोला ये कैसे हो गया? स्ट्रेट लाइन मेथड तो सेम होता है, ये तो डेप्रिसिएशन बढ़ गई, तो बेटा वैल्यू भी तो बढ़ गई। सेम वैल्यू पे डेप्रिसिएशन सेम होगा ना, वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो बढ़ जाएगा, ऐसे ही सही है। हाउ मेनी ऑफ यू दे से दिस इज द राइट थिंग? सही हो गया। आप ओ लेवल्स में इसी वक्त ए स्टार ले आए और आप ए एस लेवल में इसी वक्त ई ले आए। कमाल है, ये कैसे हो सकता है सर? मैं बताऊं क्या फलसफा क्या था? सही है, ओ लेवल्स को तो उन्होंने ही आसान करके दिया है। सुने फलसफा क्या है, ये फलसफा समझाना ना आपको बहुत ज़रूरी है। सही है, करेक्ट। अगर सोफिया ये आंसर निकाला है, मेरे हिसाब से ये आंसर परफेक्ट है। अर्जुमन का है? नो आइडिया, नो क्लू, गायब हो गई। सर यहाँ इसका आंसर है, पता भी है कहाँ है? नहीं, अबे तो ऑनलाइन लेने में तो कुछ नहीं हो रहा यार। अब मेरी बात सुने सर, मैंने इसका टी अकाउंट बनाया, यहाँ देखें सर इसका टी अकाउंट आया। मेहनत करो ना बच्चे के ऊपर, फिर वो लोग गायब होते हैं। हुज़ैफा गायब है, जुबान गायब है, अयान भी गायब है। अच्छा पढ़ा सकते हैं आप, और आपको दुख होता है कि सीखने वाले नहीं सीख रहे। सर यहाँ लिखा मैंने प्रेमिसेस, सुने गौर से सुने। देखिए मैं जो कह रहा हूँ वो सारी बातें ना ऐसे तो हैं, सही है, ये मैं कोई नहीं कह रहा, कहीं नहीं कहा मैंने गलत है, लेकिन ये एक एडवांस लेवल का बच्चा नहीं करता ये बात, वो ये बात करेगा। पहले साल का प्रेमिसेस का आंसर कितना आएगा सर? 50,000 ब्रॉड डाउन। पहले साल सर मैंने कुछ नहीं खरीदा तो आंसर क्या आ जाएगा? 50,000। इसका कैरेट डाउन। सर मैंने इसका फुटर मार्क किया, फुटर मार्क किया तो जवाब दो सर, इसका ब्रॉड डाउन कितना हो गया? सर इसका ब्रॉड डाउन हो गया 50,000। सर इसमें मैंने ऐड कितना किया? 30,000। 30,000 ऐड किया तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई सर? 80,000। सर ये इसका क्या आ गया? सोफिया आप सुनो, ये जो कमाल की बात है, ये बात सुनो मसब। सर मैंने यहाँ लिखा कि ये आ गया आपका एडिशन। याद है आपको मैंने आपसे एक बात कही थी, अगर ईयरली पॉलिसी हो, अगर ईयरली पॉलिसी हो तो सीडी के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। याद आया? ये हुआ है। आई मेरी बात समझ में? हमने तो जल्दी से ऊपर, हमें तो टीचर ने सिखाया हुआ था कैलकुलेट करके आंसर निकालो। कोई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो ऊपर वाली बात गलत है, मैंने कहीं नहीं ये वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने बोला एक अच्छा समझदार बच्चा टी अकाउंट के साथ काम करेगा, वो बोलेगा ये टी अकाउंट है, ये टी अकाउंट है, ऐसा ही होना चाहिए। अब जब ये टी अकाउंट है ना और आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो अब आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं तकलीफ होगी। क्या मेरी बात, ये बताइए, क्या आपको मेरी बात टी अकाउंट वाली समझ आ रही है कि ये टी अकाउंट बना, एडिशन निकला, सीडी पे अप्लाई किया मैंने। सर सीडी पे क्यों अप्लाई किया? पॉलिसी क्या है? ईयरली पॉलिसी। मंथली होती तो कुछ और करना पड़ता हूँ, लेकिन ईयरली है तो मैं सीडी पे अप्लाई करके इस साल का डेप्रिसिएशन निकालूंगा। क्लियर है ये? सर इतनी वर्किंग आप करेंगे और उसके बाद फिर हम इस टी अकाउंट को तो हम यहाँ से उड़ा रहे हैं, मैं ऊपर वाली वर्किंग भी उड़ाऊंगा। आपने पहले तो सबसे पहले इस बॉक्स को बनाइए, सी पार्ट लिखिए, इस बॉक्स को बनाइए, इसकी दोनों वैल्यूज लिखिए, फिर मैं आपसे बात करूं। दूसरा पार्ट देखना, इस पार्ट में तो कुछ नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन मेथड है।
असल पार्ट ही नेक्स्ट है, वो भी सॉल्व हो जाता है बच्चे से, क्योंकि आपकी छोटी छोटी प्रैक्टिस करवा देते हैं, उसमें वो सॉल्व हो जाता है। असल मसला आप अब आके यहाँ पे कहीं रुकेंगे। डन। अब सुनिए सर, ये जो मोटर व्हीकल वाला पार्ट है, मैं एक बार आपको ना कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल मजे से गर्दन हिलाएंगे, सर परफेक्ट हो गया। जब मैं उसकी इन डेप्थ बात करूंगा तब आप बोलेंगे हाँ ये ज्यादा सही है। देखिए, आप सुने, मोटर व्हीकल 9000 की आपने बाई की है। पुरानी मोटर व्हीकल आपके पास कितने की है? 16। पुरानी मोटर व्हीकल पे डेप्रीसिएशन कितने का है? 12। मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, सुने सर। अगर मैं कैलकुलेट करूँ ईयर 1 की डेप्रीसिएशन, तो मैं लिखूंगा 16000 के ऊपर कितने परसेंट डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ हुआ है? 4000। उस पर आप कितने परसेंट चार्ज करेंगे सर? 25%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? आपका आंसर आ जाएगा 3000। राइट है रॉन्ग है? सर इस साल का आंसर सही आया है। मैंने कॉस्ट में से पीएफडी को माइनस किया, परसेंटेज अप्लाई किया, आंसर आ गया। चाहता तो डायरेक्ट 12000 पे भी अप्लाई कर सकता था, नेटबुक वैल्यू गिवन थी, ऐसा ही है ना। सेकेंड ईयर में एक चेंज आया, सुने सेकेंड ईयर में क्या चेंज आया? सेकेंड ईयर में बताइए सर, वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास? सेकेंड ईयर में वैल्यू कैसे निकालो? यहां से है कंफ्यूजन। सबसे पहले तो सर 16000 के अंदर से आप क्या माइनस करेंगे? 4000। फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे सर आप? 3000। और सर अब आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 9000। उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? 25%। सर आंसर आ जाएगा 2250, है ना। ये ईयर 2 के उस मशीनरी का आंसर है, उस मोटर व्हीकल का आंसर है जो कि आपने अभी पहले से खरीदी हुई थी। और ये बात समझ में, फिर आपने इस साल दोबारा कुछ खरीदा, वो कितने का खरीदा? 9000 का। कहाँ लिखा हुआ है सर? मोटर व्हीकल आपने 9000 की बाई की। अच्छा करने पे तो आए ना, तो बच्चे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली देखें क्या फर्क है। इस पे जीरो डेप्रिसिएशन, ये तो पहला साल है इसका, ये बात मुझे लगता है सबको पता होगी। 25%, 9000 का 25% निकालिए, 2250। सर तो इसका मतलब है ईयर 2 की जो डेप्रिसिएशन है टोटल 2250, और प्लस किया मैंने उसके अंदर 2250। राइट ना सोफिया? सही निकाली ना मैंने? देख लो बोर्ड पे सही है, मेरे हिसाब से सही 100% है। चेक कर लो इसको, इसका आंसर सही है। राइट ना? ये सब सही है? श्योर? सर अगर ये सारा सही है, मैं लिखता भी हूं, मैं कह रहा हूं आपको सही है। ये 3000 मैंने यहाँ लिखा और यहाँ मैंने 4500 लिखा, सब कुछ सही है। क्या ये मेथड बिल्कुल 100% परफेक्ट है? अभी के लिए तो है। अब सुनिए, जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ, आपके जहन के अंदर का आखिरी आदमी बोलेगा वाह, समझ में आ गई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पहली बार बात, ये क्वेश्चन इसीलिए कराता हूँ मैं। सुने, समझ में कैसे आई सर? जवाब दीजिए। क्या आपके पास, मैं आपसे क्या बात बोलने जा रहा हूँ, देखिए। अगर मैं एक तरफ कॉस्ट का अकाउंट बनाऊं, एक तरफ मैं पी, मैं नहीं चाह रहा आप ये अकाउंट बनाए या बनाए, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे आप जरूर बनाइएगा। और मैं एक तरफ आपसे बोलूँ कि सर आप नेटबुक वैल्यू का अकाउंट बनाएं, गौर से देखें, हैरान होंगे आप कि यार ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर यहाँ देखें, ब्रॉड डाउन वैल्यू, अगर कॉस्ट का अकाउंट बनाऊं तो पहले साल की ब्रॉड डाउन वैल्यू क्या आएगी? 16000। 16000 पे सर मेरा साल खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 16000। ये सीडी आ जाएगा। अगले साल ब्रॉड डाउन आ जाएगा, और वो ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा सर मेरे पास? 16000। पहले साल जब मैंने पीएफडी को देखा था, तो पीएफडी में मेरे पास पहले साल क्या वैल्यू गिवन थी? पहले साल गिवन थी सर 4000। ऐसे गिवन थी? गिवन थी ना? गौर से देखना, ब्रॉड डाउन माइनस डेप्रीसिएशन, क्या मतलब? कॉस्ट माइनस पीएफडी, ऐसा ही है। तो कॉस्ट माइनस पीएफडी क्या बनता है सर? नेटबुक वैल्यू। 16 में से, हाईलाइट करूं सर इसको, 16000 में से 4000 को मैंने क्या कर दिया? माइनस। सर जवाब दीजिए, माइनस किया तो मेरे पास इसका आंसर क्या आया? 12000। सर जवाब दीजिए, 12000 आंसर आया, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? ब्रॉड डाउन 12000। सर इस तरफ क्यों लिखा? एसेट है ना, तो इसकी नेटबुक वैल्यू डेबिट साइड पर होगी, मैंने ये लिख दी। राइट? पहले साल का आंसर मैंने क्या लिखा? 12000। तो क्या एक बार गौर से देखो हीरो, गौर से देखो, ये आ गया ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डेप्रीसिएशन का, और स्पेशली आपकी जो जिंदगी में मुश्किल चीज है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसका। सर जवाब दें, अगर पहले साल इसका आंसर ये आया तो इसकी नेटबुक वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 12000। यही आएगी ना 12000।
अब मेरा एक और छोटा सा सवाल, सर अगर ये इसका आंसर आया तो जवाब दीजिए नेक्स्ट ईयर इसका आंसर क्या है सर? 16,000। कॉस्ट का आंसर बोल रहा हूँ 16। 16 में जवाब दीजिए आपने कितना ऐड किया? 9,000। सर 9,000 यहाँ पे क्या बन गया मेरे लिए? एडिशन। सर जब ये एडिशन बन गया 16 और 9 ऐड करो क्या बना सर? 16 और 19 ऐड करें क्या बन गया सर? 25,000। अब जरा मैं आता हूँ सर, इस साल का आईएएस कितना है? पहले साल का आईएएस कैसे निकालेंगे गौर से देखें। इस 12,000 का कितने परसेंट? 25%। सर इसका क्यों? क्योंकि सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस पे अप्लाई होता है? नेटबुक वैल्यू। ये देखा आपने? आंसर बताइए क्या आ रहा है इसका? पहले साल का आंसर क्या आ रहा है? 12,000 का 25% कितना आ गया? 3,000। अब आई बात समझ में? सर यहाँ लिखा मैंने 3,000, 4 और 3 ऐड करें कितना बन गया? 7,000। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 7,000। ब्रॉड डाउन देखिए क्या बना? ब्रॉड डाउन बन गया कितना? 7,000। अब जवाब दीजिए, गौर से देखिए और फिर इसका जवाब भी दीजिए सर। सर मैंने ये कहा कि मेरे पास 25,000 वैल्यू है, 7,000 मैंने उसमें से माइनस किया, तो जवाब दीजिए 25,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू बचेगी आपके पास? सही है ना? 18,000। अब देखिए यहाँ आ गया ब्रॉड डाउन, यहाँ आ गया, मैंने यहाँ लिखा आगे क्या? 12,000। सीडी सर मेरे पास कितना आया इसका सीडी मैं कैसे निकालूंगा? गौर से देखिए 12 ही आ गया। गौर से देखिए बोर्ड देखिए, 12,000 तो मैंने यहाँ से यहाँ पिकअप किया, ये वाला सेम। जवाब दीजिए जिस साल में जिस चीज को खरीदता हूं, जिस साल में एसेट खरीदता हूं उस साल उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू बराबर होती है। जिस साल में एसेट खरीदता हूं उस साल की कॉस्ट और नेट बुक वैल्यू आपस में क्या होती है? बराबर। 12 में मैंने क्या ऐड किया? 9,000। 12 और 9 को ऐड कर लीजिए सर, क्या बन गया आपके पास? सर क्या बन गया? 21,000। अब मेरी बात का जवाब दीजिए, 21,000 के ऊपर अगर 25% चार्ज करें, आंसर बताइए क्या आ रहा है? 21,000 का 25% लो। मैं नहीं कह रहा आप इस मेथड से करो, मैं कह रहा हूं आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको यही करना है। क्या आंसर आ रहा है सर आपके पास? सर इसका आंसर आ गया आपके पास 5250। सर ये तो गलत आ गया, हमारा आंसर तो 4500 आना चाहिए। क्यों? इसमें और उसमें क्या फर्क हुआ? क्या गलती कर रहे हैं हम? कोई एक ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से सर ये आंसर ऐसा हो गया? कोई खास वजह? बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सीख जाए आपका मसला ही हल हो जाएगा। छोटा सा मसला सुने, मैं आपको एक काम की बात बताऊं, देखो शायद आपके काम आ जाए, 100% नहीं कह रहा। मैं बताऊं कोई एक मसला सुने। मैंने जब ये वाला टी अकाउंट आपको पढ़ के बताया था एक ज़माने में, तो मैंने आपसे देखें कुछ ये बात कही थी, मैंने आपको इसीलिए कहा इसे कॉपी भी ना करो तो चल जाएगा मगर कॉन्सेप्ट को समझो। अक्सर बच्चों का नेटबुक वैल्यू के बारे में गलत एक इंकशाफ होता है, वो ये होता है अगर 12,000 इसकी ओपनिंग वैल्यू थी तो 12 क्लोजिंग कैसे हो गई? 12 से तो कम हो जानी चाहिए ना वैल्यू। 12 से अगर कम हो जानी चाहिए तो मैंने ये कहा कि इसमें डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया, डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या आ गई? 3,000। सर अगर 3,000 इसका डेप्रीसिएशन आ गया तो इसका बैलेंस शीट कितना आ गया मेरे पास सर? 9,000। याद आई ये बात? दोबारा बोलूं, अगर एक चीज को सुनो भाई, यहाँ देखो, हेलो, अगर किसी चीज की ओपनिंग वैल्यू 12,000 है तो उसकी क्लोजिंग वैल्यू 12 दोबारा थोड़ी हो सकती है, बल्कि उसकी क्लोजिंग वैल्यू तो कम हो जाएगी ना, नेटबुक वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन कितना चार्ज किया हमने? 3,000। तो सर नेटबुक वैल्यू कितनी बची? 9,000। बात आई समझ में? 9,000 इसकी वैल्यू आई। दोबारा बोलता हूँ सर, मैंने यहाँ देखो पहले क्या लिखा था, पहले सुनना। पहले मैंने इसकी क्या निकाली थी यहाँ पे? सीडी वैल्यू। फिर से देखो कैसे निकला, सीडी वैल्यू आ गई। सीडी वैल्यू कितनी आई फिर से बोलो? 12,000। 12,000 पे हमने कितने परसेंट निकाला? 25%। तो 25% निकाला तो पता चला सर ये तो वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई है। ये जब डेप्रीशिएट हो गई तो हमने इसका डेप्रीसिएशन निकाला तो कितना निकला सर? 3,000। 12,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा? बैलेंस शीट कितना? फिर से बोलो। 9,000। 9,000 की वैल्यू यहाँ गई। आ रही है बात समझ में? इसका मैंने यहाँ निकाल दिया ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन कितना आ गया? 9,000। मैंने इस साल क्या खरीदा? 9,000। तो 9,000 मेरा क्या बन गया सर? एडिशन बन गया। एडिशन 9,000 और 9,000 को ऐड किया सर मैंने, जवाब दीजिए क्या बन गया मेरे लिए? 18,000। जरा 18,000 का 25% निकालिए, 4,500। तो इसका मतलब है डेप्रीसिएशन आपके पास कितना आ गया सर? 4,500। आई बात समझ में? ये आंसर आ गया अब आपके पास 4,500। अब 9,000 18,000 में से 4,500 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा आपके पास 13,500। ये आपके पास ये आ गया सीडी। सर नेटबुक वैल्यू से चल रहा है सब कुछ, सो क्या नहीं समझ आया? फिर बोलूं? मैं रोक के फिर बोल रहा हूँ, 2-3 दफा देखें और कोशिश करें, आपसे हो जाएगा ये। पहली बात, काम की बात, ये सारे वैल्यूज मिटाता हूँ, एक दफा मेरी बात को फिर से सुनो और वो बात ना गौर से देखो। मैं ऐसे ही अपने लिए ये बात नहीं बोल रहा, हो सकता है आपको पूरे ओ लेवल्स में इसकी जरूरत ना पड़े,
लेकिन जैसे ही आप ए लेवल्स में आएंगे आपको सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है। सर मुझे तो एक बात बताइए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कॉस्ट पे अप्लाई होता है या एनबीवी पे, नेट बुक वैल्यू पे? तो उसका मतलब है देयर इज अ नेट बुक वैल्यू अकाउंट। सर नेट बुक वैल्यू अकाउंट जो क्वेश्चन में आपके पास नेट बुक वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है? वो गिवन है आपके पास सर पहले साल का ओपनिंग गिवन है 12,000, तो मैंने 12,000 यहाँ लिखा। अब इस 12,000 पे आपने कितने परसेंट चार्ज किया? 25%। 25% चार्ज करेंगे तो डेप्रीसिएशन आपका कितना आ जाएगा सर? 3,000। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी आपका कितना बन गया? 9,000। अब ये बैलेंस सीडी अगले साल के लिए क्या बन गया? बैलेंस बीडी। यहाँ गए। अब जवाब दीजिए, अब इस साल आपने इसके अंदर कोई एडिशन की है? यस सर। कितनी एडिशन की है? 9,000। 9 और 9 को ऐड करें क्या बन गया? 18,000। 18,000 पे फिर 25% चार्ज कीजिए, 4,500। तो सर यहाँ आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 4,500। तो 4,500 आपका क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। 18 में से 4,500 माइनस कीजिए, क्या बच गया आपके पास? 13,500। सर क्या इसको याद करें? इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन सर आपको क्या समझा रहे हैं, मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, एक नेट बुक वैल्यू का भी अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर सारी वर्किंग हो रही होती है। आ रही बात समझ में? अगर वो नेट बुक वैल्यू का अकाउंट बेशक आपसे पूरे साल में वो ना मांगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट माइनस पीएफडी करके एक नेट बुक वैल्यू भी बन रहा है, उस नेट बुक वैल्यू पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? यानी कॉस्ट और पीएफडी के माइनस करने पे चल रहा है, तभी तो नेट बुक वैल्यू पे चल रहा है। आ रही है बात समझ में? ये एक अकाउंट, ये भी एक अकाउंट है भाई। आ रही है बात समझ में? ये भी एक फंक्शन है जिसको चलाए जा रहे हैं आप साथ साथ। अब सर जवाब दें, अगर मैं यहाँ आया टेबल के ऊपर, तो सर मेरा आंसर क्या आ गया? 3,000 और 4,500 सेम है। आप सर वैसे निकाल लें या वैसे निकाल लें। अब सर आगे बढ़े क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, आपको लूज टूल्स पे अप्लाई करना है। कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है सर? 6,000। सर जवाब दीजिए, 6,000 वैल्यू है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है सर आपके पास? क्लोजिंग आ रही है 4,500। ये तो एडिशन है 3,200। सर जवाब दीजिए, अगर आपके पास ये वैल्यूज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनको यहाँ से डिलीट कर दूँ जरा। मैं एक मिनट अभी आपसे कॉपी करने को कह रहा हूँ, आप कॉपी कीजिएगा। लूज टूल्स पे जरा बात कर लें सर। लूज टूल से मेरा मतलब कंप्यूटर पे बात कर लें। कंप्यूटर को इसने कहा कि आप इसे रीवैल्यूएशन मेथड से सॉल्व करें। एनीवन लास्ट क्लास जिसने भी ली होगी उसको याद होगा, रीवैल्यूएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस परचेजेस, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्या करते हैं आप उसके अंदर से? क्लोजिंग। सर ये होता है इसका फॉर्मूला। इसको कहते हैं सर आप, इससे निकलता है डेप्रीसिएशन। ये किसका फॉर्मूला है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला है सर आपके पास लूज टूल्स या रीवैल्यूएशन मेथड को कंप्लीट करने का। अब सर इसके बाद यहाँ सुने, सर ओपनिंग वैल्यू कितनी गिवन है? मैं क्वेश्चन में वापस गया, सर मेरी ओपनिंग वैल्यू गिवन है 6,000। सर जवाब दीजिए, इसी साल की मेरी क्लोजिंग कितनी गिवन है? 4,200। तो सर मैंने यहाँ लिखा पहला साल जो मेरा ईयर 1 है उसकी डेप्रीसिएशन कितनी आई? 6,000। प्लस करेंगे सर उसके अंदर परचेजेस 0, माइनस कर देंगे सर उसमें से 4,200। पहले साल की डेप्रीसिएशन क्या आ जाएगी? 1,800। सेकेंड ईयर में क्या करेंगे? ईयर 2 में, ईयर 2 में आप ये वाला ओपनिंग, सॉरी ये वाला क्लोजिंग जो आपके पास यहाँ गिवन है, इसको आप क्या बना देंगे? इसको आप ओपनिंग बना देंगे। कितनी वैल्यू से? 4,200। सर इस साल आपने परचेजेस भी की हैं, परचेज आपने कितने का किया है सर? 3,200 का। 3,200 आपकी परचेजेस है, क्लोजिंग आपकी 6,000 है, तो हम सर यहाँ लिखेंगे आके 3,200 और उसमें से माइनस कर देंगे 6,000। अब सर जवाब दीजिए, आंसर क्या आ रहा है? 1,400 आएगा मेरे ख्याल से। 1,400 सर इस साल का आंसर आ गया। तो पहले साल का और दूसरे साल का डेप्रीसिएशन आ गया। सर इसे कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कीजिएगा, जल्दी कीजिए, सारे बॉस कॉपी कीजिए। अभी तुम्हारे टाइम तक तो ये सही है। हाँ जब ए लेवल्स में आना तो याद रखना, देयर विल बी अ नेटबुक वैल्यू अकाउंट दैट विल बी यूज्ड। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके बगैर अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, आपको आसान मिलती है कैलकुलेशन। एएस में आइएगा तो याद रखिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ नेटबुक वैल्यू अकाउंट कंटिन्यू होगा। जल्दी करो, बॉक्स से कॉपी करो और ऊपर देखिए बॉक्स में फिलअप कीजिए। पहले साल की डेप्रीसिएशन क्या आई हुजैफा? पहले साल की डेप्रीसिएशन क्या आई? 1,800। दूसरे साल की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी सर? 1,400। तो हमने ऑन द पेपर इसकी कैलकुलेशन की सबसे पहले, और अब इस कैलकुलेशन को करने के बाद हम काम को आगे कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक कर रहे हो काम? कहाँ पहुंचे हो? हाँ करो करो, कॉपी करो, जल्दी करो।
जल्दी जल्दी। सर आपने जो 3 अकाउंट बनाए थे वो आरबीआई में जाने के लिए बनाए आरबीएम के लिए बनाए थे। बनेगा, अभी भी देखना नीचे वो मांगेगा। नेटबुक वैल्यू का अकाउंट कोई नहीं मांग रहा ओ लेवल्स में, थे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उस अकाउंट पर अप्लाई हो रही है। वो तो हम करते ये हैं कि हम माइनस करके लिख देते हैं, लेकिन लेकिन होता नेटबुक ये वैल्यू आरबीआई में ज़रूरी होती है हर साल हर साल के लिए, तो उसके लिए वो अकाउंट बनता चेंज है, होती रहती है क्योंकि वो कि चेंज माइनस होती हो रहती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन स्टेट टाइम में एक ही निकलेगी वो हर साल हर लगेगी। साल अप्लाई होगी। तो इसलिए हम नेटबुक वैल्यू को वहाँ टच ही नहीं करते। सर अगर इस पे स्टेट लाइन लगा होता कंप्यूटर पे तो पहले साल इसमें 1800 है और अगर एडिशन नहीं होता तो अगले साल भी 1800 1800 आता। जल्दी 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 जल्दी। मैं आगे बढ़ूँ, एंड में कॉपी कर लेंगे। हुज़ैफा एंड में कॉपी कर लेंगे। हुज़ैफा एंड में कॉपी कर लोगे। आगे बढ़ जाऊँ 1 मिनट के लिए। सर अब यहाँ देखें, मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन में लिखा है मोटर व्हीकल का अकाउंट बनाना, गौर से देखिए। मोटर व्हीकल का अकाउंट मगर कौन कौन से ईयर के लिए बनाना है? 2014 के लिए और फिर 2015 के लिए। आपको इन 2 सालों के लिए अकाउंट बनाना है। सर टी अकाउंट बनाइए 2 सालों के लिए। आप ड्रॉ करें, मैं आपके साथ साथ ड्रॉ भी कर रहा हूँ। सेम इसी पे ही दोनों बन जाएंगे। एक साल आप यहाँ पे क्या लेंगे? आप एक साल लेंगे इसके अंदर 2013 से लेके, गौर से देखिएगा। अक्सर बच्चे डेट्स डालने में गलती करते हैं। 2013 से लेके 14, यहाँ मैंने मेंशन किया 2013 से लेके 14। पहले साल अगर ये मार्च में एंड हो रहा है ईयर, तो ईयर स्टार्ट कब से होगा? ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल की 1 से। और सर इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा। मोटर व्हीकल का पहले साल का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना है सर आपके पास? 16,000, राइट? 16,000 बैलेंस। अभी अभी मैं यही अकाउंट बना रहा था पीछे। और सर फिर हमने क्या किया, पहले साल हमने कुछ इसमें परचेज ही नहीं किया, तो मैंने सर यहाँ आके इसको 16,000 यहाँ लिखा। यहाँ वैल्यू आएगी सर आपके पास 16,000। यहाँ भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी सर 16,000। मैं दोनों यहाँ पे मेंशन करूंगा। यहाँ भी वैल्यू लिखूंगा 16,000। और सर फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा आके मार्च, और मार्च में मैं वैल्यू लिखूंगा March 31st। बैलेंस लिखूंगा यहाँ पे बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी विल बी 16,000। सर कॉस्ट का अकाउंट कॉस्ट पे बनता है, उसमें कहीं भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। अगला साल क्या होगा जैना? अगला साल क्या होगा मेरा? 2014 से लेके 2015। सर मैं यहाँ लिखूंगा 2014 से लेके 2015। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ आएगा मेरे पास अप्रैल 1। अप्रैल 1 को मैं यहाँ लिखूंगा कि बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन की वैल्यू आएगी सर मेरे पास 16,000। फिर सर जिस डेट पे मैंने बाई किया है, क्वेश्चन में कहीं मेरे ख्याल से ये नहीं लिखा हुआ कोई स्पेसिफिक डेट है जिस पे आपने बाई किया है। नहीं, ड्यूरिंग द ईयर कभी भी बाई किया तो डेट नहीं है, तो मैं भी डेट नहीं लिख रहा सर यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे विदाउट डेट परचेज कर रहा हूँ। परचेज मैंने लिखा आके सर यहाँ, और क्वेश्चन में लिखा हुआ ये परचेज आपने बाय चेक की हुई है। अगर चेक के थ्रू की हुई है तो सर यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आके? बैंक। डिस्पोजल कोई है नहीं क्वेश्चन में, तो इसकी टोटल वैल्यू आपके पास क्या बन गई? 25,000। नहीं, एडिशन तो हमने अपने तरफ से, टर्म होता है ना, ये साल में ऐड हुआ। डबल एंट्री से 9,000 की आपने मोटर व्हीकल बाई की ना 2014 से लेके 15 तक। मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट, तुम्हारी बात का भी जवाब है ये। मोटर व्हीकल डेबिट और बैंक क्रेडिट, बैंक का रेफरेंस आएगा यहाँ पे। सर एडिशन है सर, कुछ लिखा नहीं होता तो फिर बैंक मानेंगे। बैंक ही मानेंगे। वजह सुनो यार, $9,000 कोई कैश में तो नहीं पे कर रहा होगा। $9,000 आप बैंक से ही पे कर रहे होंगे, ट्रांसफर ही कर रहे होंगे। सर यहाँ लिखा आके मैंने March 31। फिर सर मैंने यहाँ के मेंशन किया बैलेंस सीडी। सर तो इसकी टोटल वैल्यू आपके पास कितनी बन गई? 25,000। सर ये दोनों वैल्यूज़ आप लाजमी लाजमी 2015 से लेके 2016 दिखा के, अप्रैल 1 यहाँ पे डेट डाल के, सर इसको यहाँ पे आके बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के 25,000 लिख के इसको क्लोज करेंगे। सर ये आंसर आ गया आपको एक टी अकाउंट का। इस टी अकाउंट का आंसर सर यहाँ पे लिख दीजिए। मैं 1 सेकंड आपका ये, यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपका मोटर व्हीकल का अकाउंट बन गया। डन।
डन। चलें, अब बोल रहा है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाइए। सर सेम काम करना है, जरा डेट्स डालने की भी जरा आदत डालिए बहुत अच्छे से। सर पहला ईयर है 2013 से लेके 14, पहला साल है सर 13 से लेके 14। सर इसमें सबसे पहला आपके पास जो डेट आएगी वो आएगी अप्रैल की 1। अप्रैल 1 को सर यहाँ लिखेंगे आके बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास कितना आएगा, याद कीजिए कितना था, 4000। अब इस 4000 में आप क्या चार्ज करेंगे, इनकम स्टेटमेंट। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है अनिया, पहले साल का डेप्रिसिएशन वो जो बॉक्स बनाया पीछे उसमें चेक करो। पहले साल का डेप्रिसिएशन है सर आपके पास 3000। 3000 है ना डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल के ऊपर। सर पहला डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ चार्ज किया, वैल्यू कितनी आ गई 7000। यहाँ सर आया सर, मैंने आके यहाँ के मेंशन किया सर, वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरे पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ना, इस साल का डेप्रिसिएशन। तो इस साल का डेप्रिसिएशन होता है वो यहाँ आता है, किस डेट को आता है सर, मार्च की 31 को आता है। सर मैंने यहाँ के मेंशन किया मार्च 31 को। सर यहाँ लिखूंगा मैं आके बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी का आंसर आ जाएगा सर मेरे पास 7000। फिर सर मैं 14 से लेके 15 तक आऊँगा। सर मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू आएगी सर इसमें 7000। सर जवाब दीजिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू, एक मैंने लाइन नीचे लिखनी थी सॉरी। सर मैं यहाँ लिखूंगा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू, और सर मेरे पास जो डेट आएगी वो आएगी अप्रैल 1। यहाँ के मैं मेंशन करूंगा सर मार्च, मार्च लिखूंगा 31। यहाँ लिखूंगा सर मैं मेंशन करूंगा इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट की सर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दूसरे साल की कितनी आ रही थी सर 4500। तो सर टोटल डेप्रिसिएशन मेरा बन रहा है सर 11500। यहाँ लिखो 10500 या 11000, 11500 सर मेरा टोटल डेप्रिसिएशन बन रहा है। मैंने यहाँ लिखा कि सर यहाँ गया 11500, और सर मैंने यहाँ के मेंशन किया ये मेरे लिए मार्च 31 है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सर 14 से लेके 15, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया आके बैलेंस सीडी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैंने यहाँ लिखा आके 15 से लेके 16, और 15 से लेके 16 में मैंने यहाँ के मेंशन किया अप्रैल 1। अप्रैल 1 में मैंने यहाँ के मेंशन किया बैलेंस बीडी, यहाँ गई वैल्यू सर 11500। डन। ये बात अब आपको याद रखनी है, अब आपने ये बात याद रखनी है इस साल के आखिर तक, कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, बीडी सीडी इस तरह निकाल रहे हैं, डेट्स डाल रहे हैं, इसी तरह प्रॉपर काम करके आपने एग्जामिनर को दिखाना है। ज़्यादा दूर का क्वेश्चन, हाँ यहाँ से वहाँ जाएगी ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे, ये मूव होगा। डन है। हाँ देखो, एक मिनट के लिए अगर आप बोलो तो इसने सवाल ऐसा किया है इसका जवाब इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनता है, बोलो तो दूं। इसने एक सवाल किया सर ये एक्सपेंस होता है, आप बोले तो मैं आपको एक आपकी वो लॉजिक क्लियर करूं जो शायद मैं आपको कभी क्लियर करने के लिए घबराऊं, लेकिन इसने ऐसा सवाल किया, करूं एक दफा करूं वो बात, और से सुनेंगे, कराऊं आपको एक कोर्स का याद दिलाऊं, आप कोर्स में कहाँ तक पहुंच गए देखें, आप भी हैरान होंगे। और शायद ये करने से ना जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ इससे आपकी लॉजिक क्लियर हो। देखो सुनो गौर से, आपने कोर्स क्या पढ़ा, कभी तसव्वुर किया हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पहले लिख लिया, आप बेशक एंड में इसको कॉपी कर लेना, लेकिन मैं आपको एक आपके कोर्स की ना एक बड़ी बेहतरीन डायरेक्शन आपको बताऊं, और इस डायरेक्शन को देखें और इसको समझें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं। देखिएगा, देखें और थोड़ा सा ना लाइक बी एक्साइटेड अबाउट इट। ये क्या किया हमने सर, सबसे पहले पता है क्या, आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाई गई। सर बेसिक अकाउंटिंग इस चीज का नाम है, सोर्स डॉक्यूमेंट, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ये आपको पढ़ाई गई, आप बोलोगे यहाँ पढ़ाई गई। फिर आपको क्या पढ़ाया गया, लेजर्स, फिर आपको क्या पढ़ाया गया, ट्रायल बैलेंस, फिर आपको क्या पढ़ाया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सब आपने पढ़ा, विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ा। विदाउट एडजस्टमेंट क्यों पढ़ा सर, एडजस्टमेंट के साथ ही पढ़ते पहले, सुने पहले। ये हो गई आपकी बेसिक अकाउंटिंग, उसके सवाल का जवाब जो भी उसने कहा। सर जब लेजर बनेगा तो लेजर किसका बनेगा, पीएफडी का। अगर ये बातें आपके जहन में होंगी आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में जो यहाँ वैल्यू आएगी वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रेवल कर जाएगी, जो यहाँ सीडी वैल्यू आएगी वो बैलेंस शीट में ट्रेवल कर जाएगी। हर टी अकाउंट का सीडी बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है और उस अकाउंट का आईएस रेफरेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है। बात क्लियर, ये तो बहुत बात की बात है ना, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। सर आपने शुरू में ही पीएफडी का जिक्र क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो शायद हो सकता है अब आपको मेरी बात समझ में आए इतना पढ़ने के बाद। सुनो क्या,
सर ये पढ़ने के बाद हमने डायरेक्ट कुछ नहीं पढ़ा, अक्रूवल्स, प्रीपेमेंट्स, डेप्रिसिएशन। बीच में क्या किया, बीच में हम एक टॉपिक पढ़ने गए जिसका नाम था वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन। ये मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी लिख के दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको मैं एक और क्वेश्चन करा सकूँ। ये पढ़ा हमने। ये क्यों पढ़ा बेटा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाया, उसके साथ लेजर्स बनाया, सही बनाया या गलत बनाया, लेजर सही बनाया नहीं बनाया तो उसके लिए क्या बनाया, ट्रायल बैलेंस, टू चेक व्हाट द अरिथमेटिक एक्यूरेसी। तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस वेरिफिकेशन का एक पार्ट है। ट्रायल बैलेंस क्यों पढ़ते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि आपके लेजर की जो एक्यूरेसी है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी, वो बराबर हो। तो इसका मतलब है ये वेरिफिकेशन का पार्ट हुआ ना। एक और चीज समझो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और लेजर से हमने एक और वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन बनाया। वो क्या, डे बुक्स बताओ कितनी होती हैं, 4। सेल्स डे बुक, परचेज, हाँ 6 होती हैं, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं। सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये 4 होती है ना। क्या ये 4 सही बनी या नहीं और इनके लेजर सही बने या नहीं, उनके लिए हमने क्या बनाया, कंट्रोल अकाउंट्स। आइए बात समझ में, उनका रिकंसिलिएशन हो गया। कैश बुक सही बनाई है नहीं, भाई कैश वाला एलिमेंट तो खुद चेक करना है आपको। कैश बुक में कॉलम कौन सा है, बैंक। बैंक के लिए हमने कौन सी रिकंसिलिएशन एंड वेरिफिकेशन पढ़ी, बैंक रिकंसिलिएशन। आ रही है बात समझ में। बिला वजह का कोर्स नहीं है ये BOP बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को 2 हिस्सों में मैंने स्प्लिट किया। डे बुक्स के लिए कंट्रोल अकाउंट बनाया, कैश बुक के लिए BRS बनाया। ये 3 टॉपिक कवर हुए, याद कीजिए, ऐसे ही चल रही है। और वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन के लिए हमने एक और टॉपिक क्या पढ़ दिया सर, एरर्स। अगर एरर आ गया और वो एरर आ गया जिसने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया तो वो एरर्स अलग। वो एरर आ गया जिसने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया, उसके लिए कौन सा आप पढ़ेंगे, सस्पेंस। तो सर अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ाया आपको, रोक के पढ़ाऊंगा, वजह बताऊंगा बाद में। ये हो गया, ये कोर्स का ओवरव्यू देखिए। एकदम से मैंने आपको जो क्लास ये चल रही थी, मैंने आपको बताया अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जनाब, और अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्ते भेजे हैं पढ़ाने के लिए। वो क्या, अक्रूवल बेसिस। तो शायद पहली बार आपको ये बात मेरी समझ में आए। क्या पढ़ा हमने, अक्रूवल बेसिस ऑफ क्या, अकाउंटिंग, ये पढ़ा। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को याद कीजिए, मैंने शुरू में 2 हिस्सों में तोड़ा। मैंने कहा सर आपसे, एक वो जहां कैश एक्सपेंस हो और एक वो जहां क्या हो, जहां नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश इनकम हो। इनकम भी लिख देता हूं सर। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपसे ये कहा कि अकाउंटिंग ने एक कॉन्सेप्ट दुनिया में जात के जिसका नाम है प्रूडेंस। प्रूडेंस कहता है एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटी शुड नेवर बी। उसके साथ साथ उसने एक नया कॉन्सेप्ट भी जात किया, मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर, वेदर द एक्सपेंस हैज बीन, गौर से देखना, हैज बीन पेड और नॉट, पेड और नॉट में ही आ गया ना। अगर पे ना हुआ हो तब भी रिकॉर्ड करो नॉन कैश एक्सपेंस, अगर एस्टिमेट कर सकते हो तो रिकॉर्ड करो। आ रही है बात समझ में। बेटर व्यू ऑफ दिस, शायद आपने पहले स्कूल में ना सुना हो, सुनो। कैश एक्सपेंस का नाम है सर अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। जितने भी आपके रेंट, इंश्योरेंस, जो भी चीज पे की जाती है उसके ऊपर जो टॉपिक लगता है उसका नाम क्या है सर, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स। सैलरी पे नहीं हुई, अक्रूड। सैलरी ज्यादा पे हो गई, क्या ये, प्रीपेमेंट। रेंट ज्यादा पे हो गया, क्या ये। तो इसका मतलब है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक सेक्शन ये है। दूसरा सेक्शन क्या है, वो है नॉन कैश एक्सपेंसेस का। उनको 2 हिस्सों में स्प्लिट किया हमारे कोर्स ने। एक क्या पढ़ा आपने, दूसरा क्या पढ़ा आपने, बैड डेट्स। दोनों के दोनों टॉपिक्स के अंदर आपने एक चीज कॉमन पढ़ी है, पता है क्या, प्रोविजन। पढ़ा है ना प्रोविजन। तो दोनों में प्रोविजन कौन से में आया, कहानी सुनो कहां से शुरू हुई है। कहानी शुरू हुई है यहां से, घूमती 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 कहां आई, वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन पे। वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन से आप कहां गए, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में भी पहले कौन से एक्सपेंस देखे, कैश वाले। कौन कौन से होते हैं कैश वाले, रेंट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, कैरेज इन, कैरेज आउट, ये सब कैश, पैसा देना है आपको इसमें। कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो कैश के बगैर हैं, वो कौन से हैं, उनमें से 2 हैं आपके कोर्स में। पहला कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन। दूसरा कौन सा एक्सपेंस है, बैड डेट। ये सारी कहानी सुनाई मैंने आपको, अब सुने इसकी बात का जवाब। कितनी लंबी बात के बाद दूंगा। टी अकाउंट है ना, उसका सवाल था सर, PFD एक्सपेंस होता है, गौर से देखो इस अकाउंट को, वो देख लो, अच्छे से देख लो। कैश है ना, कैश एक्सपेंस है ये, कैश है या नॉन कैश है, अभी बताया मैंने। ये कौन सा है, कैश या नॉन कैश। इस पूरे टी अकाउंट में कैश नजर आ रहा है, तब भी एक्सपेंस है ना, तब भी एक्सपेंस है ना। सैलरी अकाउंट में तो बैंक नजर आता है, सैलरी में तो रेंट नजर आता है, वो क्या, वो एक्सपेंस होता है। ये कैसे एक्सपेंस है, इसमें तो कैश ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, ये कौन सा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। सर क्यों रिकॉर्ड कर लिया, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंस है।
आई मेरी बात समझ में? इतनी कहानी मैंने आपको सुना के ये समझाया। सर ये कभी एग्जाम में पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। पिछले 3 सालों से लगातार पूछ रहा है मैचिंग प्रिंसिपल क्यों अप्लाई करते हो। आप बताओगे लाइक व्हेन द एसेट्स वैल्यू फॉल्स, तो उसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, द रूल ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस बाय प्रूडेंस, वी हैव टू डील विद दिस। हमें उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, अदरवाइज हम एसेट्स को क्या कर देंगे, ओवरस्टेट, तो एसेट हमारा गलत हो जाएगा। ये बात समझ में ही सारी। सर इस पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाएं। ये तो भाई मुझे लगता है बच्चों ने इसको तबाह करने में ना मतलब ईमान है उनका कि ये वाला क्वेश्चन तो हम कभी ठीक ही नहीं करेंगे कभी पूरा, हालांकि ये बच्चों वाला होता है। फिर पढ़ लेते हैं सर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स सपोर्ट द चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन द ईयर अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग ईयर। सर ये अक्रूवल्स एंड मैचिंग प्रिंसिपल, हो गया ये क्या है ये? मैचिंग प्रिंसिपल। टू, हाँ, प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट सपोर्टिंग द चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर पे इनमें से कौन से लगेंगे? पहला तो हो गया। दूसरा डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम का इससे क्या ताल्लुक? डबल एंट्री सिस्टम तो ये कहता है एवरी साइड, एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट साइड एंड अ क्रेडिट साइड, यही बात वो बोलता है। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलता रहेगा और प्रॉफिट बनाएगा। यानी अ पर्सन हु इज मेकिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही हैज एन अजम्पशन दैट बिजनेस विल वर्क फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम एंड मेकिंग प्रॉफिट। वो कभी ये नहीं सोच के लिखेगा कि बिजनेस कल बंद हो जाएगा। अगर मैं बिजनेस का मालिक हूं और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखता हूं, मुझे पता चल जाए हुजैफा कल बिजनेस बंद होने वाला है, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाऊंगा। उसके लिए अकाउंटिंग कहती है जब आपको बिजनेस को वाइंड अप करना हो तो स्टेटमेंट मत बनाए, कुछ और बनाए, फिर वो अलग है, अकाउंटिंग है उसकी। लेकिन अगर आपको पता है कि बिजनेस चलेगा और प्रॉफिटेबल होकर चलेगा, या आने वाले वक्तों में प्रॉफिट कमाएगा, या कमाएगा भी नहीं कमाएगा, आने वाले वक्तों में कमाएगा, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न। बिजनेस विल वर्क, आगे चलेगा। आगे देखें लिखा हुआ है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब ये होता है कि सर आपने कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से होने या नहीं होने से बिजनेस के डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ेगा, उसे रिकॉर्ड करो। हाँ यही है। क्यों सर? क्योंकि सर अगर मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड ना करूँ, हाँ नॉन कैश होता है लेकिन बड़ा बेसिक नहीं होता, बड़ा एडवांस लेवल का एक्सपेंस होता है, जरूरी। हाँ, और इसका मतलब, और पूरी कहानी ये है कि आम आदमी में और एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट में फर्क ही डेप्रिसिएशन होता है, बैड डेट होता है। आम लोग नहीं निकालते बैड डेट, वो ज्यादा से ज्यादा कहते हैं अरे यार बंदा भाग गया, हम कहते हैं भाई बैड डेट हो गया। वो बंदा कहता है, वो लोग क्या कहते हैं, बैड डेट किसको कहते हैं, वो इसको भी कहते हैं बैड डेट। कोई बंदा पागल हो गया, वो भी बैड डेट हो गया, वो पैसे नहीं देगा आपको। मैं कहूँगा ऐसा नहीं है, ये कोई किस्सा नहीं है, इंतजार करें, आराम से बैठे हैं। वो जब बैंकरप्ट हो जाएगा तो बैड डेट होगा, अगर वो बैंकरप्ट नहीं हो रहा तो बैड डेट नहीं हो रहा। आगे देखें मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कहते हैं हर ट्रांजैक्शन जिसकी कोई वैल्यू हो उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ये सब हम आखिरी क्लासेस में देख के आपको सीआई में भेजेंगे मैं फिर। लेकिन मनी मेजरमेंट नहीं, मनी मेजरमेंट ये है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड उस वक्त हो सकती है जब उसमें वैल्यू हो, तो वो तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। पहला डुअल एस्पेक्ट भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ये मनी मेजरमेंट की बात कर रहा है। अब सुनिए सर, यहां में आया मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन। मटीरियलिटी एंड मनी मेजरमेंट। दो मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं डेप्रिसिएशन का। आसान है, कर लेंगे आप सॉल्व। चलो भाई, चलें क्वेश्चन देखें। तो लिखा हुआ है मई जून 2016 पेपर 21। जल्दी से करें मेरे साथ साथ सॉल्व, 6:30 बजे यहाँ पे क्लास में आना है, जल्दी करें सर। हेडिंग डालें मई जून 2016 पेपर 21। जल्दी जल्दी, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करा दूंगा। और मुझे लगता है मैं नहीं जल्दी सॉल्व करूंगा, ये आपको आता भी जल्दी जल्दी है। मई जून 2016 पेपर 21। कैलकुलेटर साथ रखिएगा ताकि आप वक्त पे काम कर सकें। सर लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेस वर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सोफिया ऑन March 1st 2015। मैंने नहीं लिखा है, एग्जामिनर ने लिखा है, स्पेलिंग गलत है।
सर आगे देखें सर, लिखा हुआ है मोटर व्हीकल कॉस्ट गिवन है 50,000, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट गिवन है 18,400, 31st, हाँ ये इसके बीडी बैलेंसेस हैं, 31st मई 2015 को मोटर व्हीकल 16,000 की कॉस्टिंग 16,000 विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 7,000 वाज सोल्ड फॉर 8,400। भाई इतने बड़े हो गए हो कि ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, 16,000 में से अगर 7,000 को माइनस कर देंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 9,000। 9,000 वाली चीज को आपने बेचा कितने का है, 8,400 का। जवाब दीजिए तो लॉस हो गया सर, तो इसका मतलब है आपको 600 का लॉस हो गया। ये तो यार बच्चों वाली बात है, अब इसे कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। अभी क्वेश्चन की कोई वर्किंग ना कीजिए। लिखा हुआ सर 30 जून 2015 को मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 20,000 वाज परचेज ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे एक व्हीकल खरीद ली, 16,000 वाली व्हीकल आपने क्या कर दिया, बेच दिया। लिखा है मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन 25% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब मेरा बताया हुआ आपको आइडिया काम आएगा। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। सेल पे आप नहीं लगाएंगे इसको। लिखा है स्टेट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म डेप्रिसिएशन। अब नहीं लिखना भाई, बहुत दफा लिखवा दिया। स्प्रेडिंग द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एक्सेप्ट लैंड। फिर आगे लिखा हुआ, अब ये पढ़ें, चेक करें। आइडेंटिफाई बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट वेदर द स्टेटमेंट अबाउट द डेप्रिसिएशन इज ट्रू और फॉल्स। इसमें से स्टेटमेंट ट्रू क्या है और फॉल्स क्या क्या है सर। सबसे पहले सर लिखा है देयर इज ओनली वन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फॉल्स। अच्छा कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, अल्लाह की पनाह, वो ये काटेंगे, वो कहेंगे नहीं 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 याद आ रहा है मुझे ट्रू। फिर एग्जामिनर यहाँ स्माइली साइन बनाएगा, नीचे वाह लिखेगा और आगे बढ़ जाएगा, वो बोलेगा वाह बेटा वाह। मतलब मैंने देखा है एएस में कर जाते हैं बच्चे, भाई फॉर्मेट लिख के दे दिया एग्जामिनर ने, वो समझते हैं हमें कैसे फॉर्मेट दे दिया, हम तो बैड लग के बादशाह हैं, इस फॉर्मेट में कोई गलती होगी या गलत कर रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ है वहीं है, बस उसको वहीं फॉल्स है, वो फॉल्स रखो। डेप्रिसिएशन इज कैश सेट असाइड फॉर अ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन क्या कैश को अलहदा करने को कहते हैं? नहीं, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस होता है। फॉल्स या ट्रू? फॉल्स। डेप्रिसिएशन इज एन डेप्रिसिएशन इज अ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चलो एंड में चेक करेंगे। प्रॉफिट और लॉस सेल ऑफ मोटर व्हीकल, लिखा हुआ है प्रॉफिट या लॉस निकाल के दिखाइए। 16,000, अब करें मेरे साथ सॉल्व। 16,000 माइनस करेंगे उसमें से 7,000, और सर गौर से देख लें, फिर देखिए 31 मई 2000 देखा ना, मैं आपको बोलता क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। 31 मई 2015 उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यही है सर। आपने इन द ईयर ऑफ सेल में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, तो सर जो है उसी को वापस मैंने अप्लाई कर दिया। सर इसका आंसर कितना आ गया सर मेरे पास? 9,000। सर मैं लिख के भी देता हूँ आपको, ये कॉस्ट माइनस PFD इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। अब मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ सर कि सेल प्रोसीड में से क्या माइनस कर दें, नेट बुक वैल्यू, तो आपको सर प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। सेल प्रोसीड कितने की है सर आपके पास? सेल प्रोसीड कितनी थी सर? 8,400। आपने नेट बुक वैल्यू की चीज़ कितनी की थी? 9,000 की। आपने बेच दिया तो आपके पास लॉस कितने का आ गया? 600। सेल जो चीज़ जितने की बेची जाती है, जितने कोई भी एसेट हम जब बेचते हैं वो जितने का बिकता है उसको सेल प्रोसीड बोलते हैं। और ये नाम है, क्वेश्चन में देगा लिखा वो सेल प्रोसीड के नाम से, आपको लिख लीजिए सर। लिखा हुआ है मोटर व्हीकल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एंडेड 29 Feb 2016। मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन 29 फरवरी 2016 को क्या चार्ज करेंगे आप? साल खत्म होने के बाद की बात कर रही है। अब चार्ज करेंगे सेल, तो जो बच गया उस पर तो करेंगे। अब जवाब दो, जो चीज बच गई है अगर मैं उसकी बात कर रहा हूं, गौर से सुनना, आपके तरीके से मैं सॉल्व करूं। पहले तो मुझे ये बताइए 50,000 में से 16,000 चले गए? चले गए ना? फिर से बोलो, 50,000 में से 16,000 चले गए? हाँ, तो 50 में से जो ये 16 गए तो आपके पास कितने बच गए? वेरी गुड सर, कितने बच गए सर आपके पास? 34,000। मैंने यहाँ लिखा सर आके 34,000। जवाब दीजिए, इस पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज था 16,000 वाली मशीन पे? 16,000 वाली मशीन पे कितना चार्ज था सर? 7,000। तो जब आपने कॉस्ट माइनस कर दी तो PFD भी माइनस करेंगे उसका। सर मैंने 18 में से 7 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बच गया? 11,400। ये बच गया सर। तो ये कॉस्ट है, और जवाब दीजिए ये क्या है सर? PFD। किस मशीन की जो आपके पास बच गई? बच गई या बेच दी? बच गई। तो सर अगर मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करूँ तो मैं ये लिखूंगा सर, पहले मेरे पास क्या वैल्यू बची सर? मेरे पास वैल्यू बची 34,000, उसमें से मैंने माइनस किया 11,000 कितना? 400,
उसके ऊपर सर मैंने अप्लाई कितने परसेंट कर दिया, 25%। लेकिन ये वो मशीनरी है जो मेरे पास साल के शुरू से साल के आखिर तक थी, ऐसा ही है ना, अभी पूरी नहीं हुई है ये। उसके बाद फिर मैंने कुछ परचेज भी किया है, पहले तो इसका आंसर निकाल लीजिए। अभी मैं आपको हैरान भी करता हूँ, वो जो नेटबुक वैल्यू मैं बोल रहा था ना, अगर वो आपको एक बार समझ आ जाए आपको ये कंफ्यूजन रहेगी नहीं। आंसर बताएं, 31150। अभी देखिएगा मैं आपको एक हैरान करने वाली बात करता हूँ, ये लिख दिया सर मैंने। अब जवाब दीजिए सर, नई मशीनरी आपने कितने की खरीदी? नई मशीनरी आपने खरीदी 20,000 की। तो सर मैंने यहाँ लिखा आके नई मशीनरी जो मैंने 20,000 की बाई की है उस पर डेप्रीसिएशन इस साल कितने का है, 0। उस पर मैंने क्या अप्लाई किया, 25%। आंसर बताइए क्या आ रहा है आपके पास? ऊपर का आंसर गलत है, सही निकालें। 20,000 का 25%, 5,000 इसका तो 5,000 आ गया, ऊपर वाले का आंसर गलत है। निकालो ना, कैलकुलेटर से करोगे तो आएगा आंसर। कितना आ रहा है आनिया? 34,000 में से 11,400 को माइनस करके 25% अप्लाई कर दीजिए। जैना चेक करो आंसर क्या आ रहा है, बार चेक करो आंसर आ रहा है 5650। यहाँ सुने सर, 5650 आंसर, दोनों को प्लस कर लें, 11,650, 10,650। अब जरा जो मैं बोल रहा था ना उस कॉन्सेप्ट को देखें। मैं देखें बड़े आसान सी चीज की बात कर रहा हूँ, ये बना टी अकाउंट किसका, नेटबुक वैल्यू का, राइट। गौर से देखें, आपको ये सुन के बड़ा अच्छा फील होगा, वाह यार ये तो बड़ा आसान है। अब तक आपको मुश्किल लग रहा था ना, यही आपको आसान लगेगा। ब्रॉड डाउन है ना, कैसे है, कैलकुलेटर निकालिए। नेटबुक वैल्यू चाहिए मुझे ओपनिंग, 50,000 में से 18,400 को माइनस करो, देखो करो करो आंसर देखो क्या आ रहा है। 50,000 में से 18,400 को माइनस करें सर, तो मेरी नेटबुक वैल्यू ओपनिंग क्या है, 31,600 है ना। जिस चीज को मैंने बेचा है उसको मैं क्या बोलता हूं, डिस्पोजल। जवाब दीजिए, अकाउंट किसका है, तो यहाँ पे भी क्या आएगी, नेटबुक वैल्यू। सर जवाब दीजिए, जो चीज मैंने बेची है 16,000 की थी, वो तो कॉस्ट थी, 7,000 उस पर डेप्रिसिएशन था, उसकी नेटबुक वैल्यू कितनी थी सर, 9,000। मैंने सर यहाँ लिख दिया 9,000। सर जवाब दीजिए, जो चीज मैंने इस साल खरीदी है वो मैंने कितने की खरीदी है, 20,000 की। सर आपने नेटबुक वैल्यू के अकाउंट में कॉस्ट लिख दी, बेटा जिस साल खरीदते हैं उस साल उसकी कॉस्ट और नेटबुक वैल्यू क्या होती है, सेम। सर जरा 31,600 और 20,000 को ऐड करें, 51,000 क्या आ जाएगा, 600। उसमें से 9,000 माइनस कर दें, 51,600 में से 9,000, 42,600। बेटा 42,600 का जरा 25% निकालो और हैरान हो जाओ। 10,000 ऊपर देखो, असल अकाउंटिंग ये है, ऊपर वाली नहीं, ऊपर वाली जुगाड़ है, ये असल है। इसका आंसर निकालिए, ये आएगा सीधा। हाँ ना, ये है असल अकाउंटिंग, वो नहीं है। बात समझ में आई सारे बॉस, ये जो नेटबुक वैल्यू अकाउंट बनता है ना, ये असल अकाउंटिंग है। हाँ अभी कचरा पढ़ लो, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में आओगे तो लगेगा कि क्या क्या करना है। बात समझ में आई, नेटबुक वैल्यू इज द रियल अकाउंट। ये अकाउंट बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर आ रहा है। 4,2600 इस पे 25% लगा के आंसर ले आइए, 10,650। डन, लिखा हुआ है सर, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना के दिखाइए। सर प्रोविजन, मैं डेट नहीं डाल रहा अभी, मैं डायरेक्ट अकाउंट बना रहा हूँ। हाँ एक मिनट, बैलेंस ब्रॉड डाउन मैं कॉपी कर रहा हूँ, आपको यहाँ कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन, 2 मिनट बॉस। सर बैलेंस ब्रॉड डाउन 18,400, ये उसामा भाई हैं। ये अब आपको हफ्ते में 2 दिन जो आपकी क्लास लेंगे, आपको बहुत मजा आएगा उसामा भाई के साथ। वो आपको वर्कशीट देंगे, आपसे एक प्रॉपर वर्कशीट सॉल्व करवाएंगे। इनका काम, इनका टारगेट ये है कि मैं इनको क्वेश्चन दूंगा, मेरी क्लासेस के अलावा जो 2 क्लासेस हैं, छुट्टियां नहीं करना, मैं तुम लोगों के लिए इनको पैसे दे रहा हूँ ताकि ये तुम्हें वर्कशीट करा सकें। ये हार्ड कॉपी की वर्कशीट रखेंगे तुम्हारे सामने और तुम्हारे साथ लग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खुदा के लिए क्लास लेना, जो बेसिक अकाउंटिंग आपकी पुरानी भूलते जा रहे हैं ना, यहीं पढ़ी हुई, उसे याद कराने का एक ही तरीका है कि आपको वर्कशीट दी जाए पास पेपर, और सामने हो आपके वर्कशीट, पास पेपर का क्वेश्चन, और उसामा आपको साथ साथ सॉल्व करें। और ये बात समझ में सर, ये आ गई 18,400 ओपनिंग। जवाब दीजिए, इस साल का डेप्रीसिएशन आपने कितना निकाला, 10,625 या 50, 10,650। सर इसका टोटल आ गया आपके पास 10,650। जवाब दीजिए सर, डिस्पोजल, जिस चीज को आपने बेचा उस पे आज तक का आपका डेप्रीसिएशन कितना है सर, 7,000।
इधर सुनो हुजैफा, आंसर आ जाएगा सर आपके पास CD वैल्यू। पहले इसका आंसर निकाल लीजिए, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कीजिए। क्वेश्चन में गिवन है 18,400। IS कैलकुलेट किया, डिस्पोजल भी गिवन है क्वेश्चन में। वो तो अकाउंट नेटबुक वैल्यू के लिए बनाया था ना, ये तो PFD अकाउंट मांग रहा है वो। अब आप कर सकते हैं, सुने काम, जो नीचे अब कोई और पार्ट नहीं है, सुने कॉपी कर लें, पहले ये कॉपी कर लें, ये कॉपी करें पहले। कौन सी वाली? चले भाई, यहाँ से अब आपकी क्लास, अब नेक्स्ट क्लास आपको बताई जाएगी क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।